शुरू करते पहले क्वेश्चन से। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय आय का पूछ रहा है मुख्य स्रोत, तो क्या हो जाएगा? उद्योग, कृषि, जंगल, विदेश व्यापार। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। 1993-94 राष्ट्रीय आय में कृषि का 28.24%, उद्योग का 26%, खनन वगैरह सबका दिया हुआ है, और सेवा क्षेत्र का 44.76% भागीदारी था, है ना। तो उद्योग से ज़्यादा उस समय कौन सा चीज़ का था? कृषि का था। लेकिन आज के एग्रीकल्चर के अगर हम बात करें तो आज के भारत में सेवा क्षेत्र है 53%। अगर आज ही आपका क्वेश्चन पूछता है तो आज आपको क्या करना है? सेवा क्षेत्र से 53% है, टर्सरी सेक्टर जिसको कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। उसके बाद से उद्योग जो है वो 28% है और कृषि 18% ही है। तो आज का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? अगर सेवा क्षेत्र नहीं रहेगा तो उद्योग आ जाएगा पहले नंबर पर। ओके। दूसरा है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। जीडीपी की बात कर रहा है। जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी में हमारा बहुत ग्रोथ हुआ है आज़ादी के बाद से आज तक। हाँ, एचडीआई में हम पिछड़े हुए हैं। एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? ये 63वीं बीपीएससी का है 2017 का। अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र। इस क्वेश्चन को बार में रिपीट भी किया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र जो है भारत में, है ना, वो सबसे बड़ी संकट आते हैं हमारे राष्ट्रीय आय की गणना में। असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? जैसे आपके घर के बगल में कोई छोटा सा एक फैक्ट्री काम कर रहा होगा, वो लोग संगठित में नहीं आते हैं। क्या होता है? वो जो उपजाते हैं या जो भी प्रोड्यूस करते हैं या जो वर्कर काम करते हैं वो कोई गवर्नमेंट के तहत रजिस्टर नहीं होते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे कोई काम करता है टेंट हाउस का, तो क्या आपको लगता है कि उसके वर्कर रजिस्टर्ड होंगे? आपके आस पड़ोस में जो है वो सेवा सेक्टर का काम कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? असंगठित क्षेत्र। जिसका मतलब जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय कौन गणना करता है भारत में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम जो सांख्यिकी संगठन है। अब एनएसओ हो गया है, पहले क्या होता था? सीएसओ होता था और एनएसएसओ होता था। 2019 ईस्वी में दोनों को मिला के एनएसओ कर दिया गया, और ये 66वीं बीपीएससी में पूछा भी था इस क्वेश्चन को। इसका क्या आंसर हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वही करता है आकलन। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्थिक विकास की बात कर रहा है। मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, बचत अनुपात में वृद्धि, भुगतान शेष की स्थिति में सुधार। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है उसी के द्वारा सबसे अच्छा हमें आर्थिक विकास का सूचकांक पता चलता है। आर्थिक विकास की बात कर रहा है, आर्थिक समृद्धि की बात नहीं कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। बी दिया है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त माप इसी के द्वारा की जाती है। ओके, ये किसकी बात कर रहा है पता आपको? आर्थिक विकास की बात कर रहा है, आर्थिक समृद्धि की बात कर रहा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। छठा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो होता है, इंडस्ट्री से कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसके सूचकांक को कौन जारी करता है? तो पहला दिया एनएसएसओ, दूसरा आरबीआई, तीसरा सीएसओ दिया है और चौथा दिया है आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो ये 2020 में 66वीं पूछा, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ और जो पूर्व में सीएसओ के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। एनएसओ किन 2 संस्थानों को मिलकर बनाया पता ही आपको। 7 नंबर है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह कितना था? ये पूछा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय औसत का 33% था। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है बिहार का, इसकी बात कर रहा है। बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 18-19 में 29,092 रुपये है, और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 92,241 रुपये है। इस प्रकार बिहार के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 33.5% है। यही पूछा था क्वेश्चन। इकोनॉमी के क्वेश्चन बड़े ही कॉम्प्लेक्स आते हैं, इसको ढंग से पढ़ना 2 बार 3 बार 4 बार, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी रीजन पूछा है, उसका क्या है? नियोजन की आवश्यकता के कारण,
तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति के मंद गति के कारण। देखो नियोजन तो प्लानिंग तो हमारे देश में शुरू से ही चल रही है, बहुत सारी प्लानिंग आई जिसमें 5 ईयर प्लान से लेकर बॉम्बे प्लान से लेकर बहुत सारे प्लान आए। इसका मुख्य रूप से आंसर क्या होगा, 2, 3, 4 आंसर होगा कि इन्हीं तीनों के कारण भारत को उस समय अल्प विकसित देश कहा जाता था। 95 ईस्वी की बात है, उस समय तो हम लोग एक साल 1.5 साल के रहे होंगे, तब का क्वेश्चन है ये। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्तियों के कारण। इसका आंसर डी दिया है, तीनों ही। इस तरह के क्वेश्चन जरूर याद रखना, बीपीएससी कभी भी पूछ लेता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, ये 65वीं बीपीएससी में भी पूछ लिया था। तो ये किससे संबंधित है, तो ये जीडीपी से संबंधित है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है। सोचो ये कितना ग्रसित हैं प्रोफेसर राजकृष्णन जी। इन्होंने क्या बोला था, हिंदू परंपरा जो है वही विकास के अनुकूल नहीं है, अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता, के कारण अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि 3.5% के आसपास बनी हुई। अतः स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजन द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित था। अब प्रोफेसर राजकृष्णन जी को उठा के लाओ, उनको बोलो कि भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, कहाँ गया हिंदू वृद्धि दर। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है, तो ये सबको पता होगा। 1 हेक्टेयर से कम जो होता है उसको सीमांत कहा जाता है। सीमांत किसान की बात कर रहा है। ओके, सीमांत कृषि जोन 1 हेक्टेयर से कम होता है। छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, अब बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक वाले को किसानों को कहा जाता है। बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, तो आपको पता है ये न्यूनतम से द्वितीय है, मतलब बहुत ही कम है, सेकेंड स्तर पर है। 2015-16 का जो कृषि जनगणना आया था ना, इसीलिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार में कुल जोतों की संख्या इतना मिलियन है, 16.41 मिलियन, जिसमें सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम है और 1.25 लघु स्मॉल जोत होता है। राष्ट्रीय औसत पर सीमांत जोत कितना है, राष्ट्र का औसत क्या है, पूरे देश का 0.38 ही है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो आपको पता है कृषि लागत और मूल्य आयोग जो होता है उसी का काम होता है एमएसपी का निर्धारण करना। 14 नंबर है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2005 से लागू किया गया था। अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 में आया था और 2005 से इसको लागू किया गया था। पुनः इसका संशोधन 2009 में हुआ है और 1 जून 2009 से लागू हुआ। तत्पश्चात यह पुनः संशोधित 2012 में हुआ और फिर 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से आप क्या समझते हैं, ट्रिम्स TRIMS, इससे क्या समझते हैं आप, व्यापार संबंधित आय उपाय, व्यापार संबंधित प्रोत्साहन उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, व्यापार संबंधित अभिनव उपाय। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर दिया है सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय को ट्रिम्स कहा जाता है, TRIMS। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्या दिया है कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट को व्यापार संबंधित निवेश उपाय या विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। WTO के तहत प्रावधान होता है ट्रिम्स का, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट होता है WTO। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है, 2000 किसके लिए, थोक कीमत सूचकांक जो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं WPI, इसके लिए आधार वर्ष को बदला था भारत सरकार ने। तो इसके लिए पूछा है कब से कब बदला गया था। अब इसका आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। कैसे, आधार वर्ष का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हो ना GDP में 10% की बढ़ोतरी हुई है, 10% किसकी तुलना में, है ना, तो उसी के लिए आधार वर्ष यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आधार वर्ष इतना आसान नहीं होता समझाना, मैं एक बार कोशिश करता हूँ समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर बताता हूँ मैं, 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है WPI का। मान लो GDP का आधार वर्ष है ये, तो हम क्या करेंगे, आधार वर्ष को लेकर 2011-12 आधार वर्ष है, पिछले साल का बैक ईयर का हम GDP निकालेंगे, ग्रोथ आधार वर्ष की तुलना में निकाल लिया। इस वर्ष का हम ग्रोथ निकाल लेंगे, आधार वर्ष की तुलना में निकाल लिया। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, वो कहलाता है GDP ग्रोथ। जो हम बोलते हैं 9% 10% का GDP ग्रोथ हुआ है, तो ऐसे निकाला जाता है। आधार वर्ष की तुलना में पिछले साल का GDP ग्रोथ, आधार वर्ष की तुलना में इस साल का GDP ग्रोथ, और फिर इन दो लगातार साल के बीच में कितना GDP का अंतर है, उसको GDP का ग्रोथ माना जाता है। आधार वर्ष का मतलब समझ गए। आधार वर्ष का क्या काम होता है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है।
तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा। सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय तो बिहार का ही है। ओके, देख लो बिहार का ही है। बिहार में 21-22 के बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना था, 46,292 रुपये अनुमानित है। ओके, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है, बिजली का उपभोग हमारे राज्य में कितना होता है, तो सबसे कम है अभी भी पूरे देश में। इसका मतलब क्या है कि अभी भी बिहार में इंडस्ट्री या लोगों के उपभोग का स्तर नहीं बढ़ पाया है। 19 नंबर है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्य के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनना है आपको। ओके, तो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, सबसे अधिक तो होता है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद यूपी में, फिर पंजाब में और सब उससे कम आंध्र प्रदेश में। ओके, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सबसे कम आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, इस ऑप्शन के हिसाब से। भारत में किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपास सबसे ज़्यादा, इनमें से आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपजता है। ओके, कपास का सर्वाधिक उत्पादकता आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश था तो आंध्र प्रदेश हम मारेंगे। जो इसको जरूर याद रखना, महाराष्ट्र टॉप पर रहता है हमेशा कपास उत्पादन में, फिर गुजरात का नाम आता है। निम्न से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति के प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। हरित क्रांति का मतलब क्या था, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। इसका आंसर सी होना चाहिए। 21 का सी ही होगा। वो क्या था कि उच्च उपज, और यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन, ये पढ़ देता हूँ मैं, ये सी है या ई पता नहीं चल रहा, वैसे ई भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बीज उर्वरक जल तकनीक, तो ये भी आया था एक। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति प्रकृति का सबसे उचित वर्णन इस प्रकार है। उच्च पैदावार किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग। ओके, यहाँ पर देखो इसीलिए क्या आंसर दिया है, अतः यह प्रश्न का सही उत्तर ई होगा। विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, बिल्कुल सही। सी तो सही था ही और डी भी सही है। उच्च किस्म के बीज और उर्वरक, इनका भी खूब उपयोग हुआ था, हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। ओके, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है, तो इसमें नवीनतम आंकड़ा दिया होगा, तो अभी भी बिहार में न्यूनतम ही है। मैं पढ़ देता हूँ। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017 में राष्ट्रीय औसत पर प्रति 1 लाख लोगों पर 386 किलोमीटर सड़क था, वहीं बिहार में मात्र 181 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति पर सड़क था। ओके, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2018 में पक्की सड़कों के संदर्भ में 1.64 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क के साथ बिहार का देश में 10वां स्थान था, और कुल सड़कों की लंबाई में बिहार का 8वां स्थान है पूरे भारत में, जबकि भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में 12वां सबसे बड़ा नेटवर्क है बिहार में। वर्ष 2018 में बिहार में 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर का पथ का घनत्व था। इस संदर्भ में बिहार का केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा स्थान आता है। देश का राष्ट्रीय औसत 1617 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में है सड़क की लंबाई। तो अभी हम बिहार की स्थिति सड़क के मामले में अच्छी हो गई है। ये उस समय की बात है जब हमारा स्थिति खराब हुआ करता था। अगर टोटल नेटवर्क की बात करें तो हमारा 12वां स्थान आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 2018 में बिहार में 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर का पथ घनत्व था। अगर पथ की घनत्व की बात करें कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में कितना ज़्यादा सड़क है, तो इसके मामले में हम तीसरे स्थान पर आते हैं। इसको ज़रूर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सक्षमता का उपागम अमर्त्य सेन जी ने दिया था। वीडियो लंबा होगा, 100 क्वेश्चन करना। इकोनॉमी के क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, समझाना पड़ता है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। अपने यहाँ क्या है, श्रम आधिक्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, श्रम आधिक्य है अपने यहाँ। अभी भी व्यापार और पूंजी की कमी रहती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश कितना है, तो देखो ये पता नहीं, 2008 का क्वेश्चन है। अभी करीब में 18% के आसपास, 18 से 17% के आसपास भारत की जीडीपी में कृषि का अंश होता है। इसका आंसर डी है, डी 15%। 2019 में कृषि में श्रम शक्ति नियोजन 42%। यहाँ पर देखो 18.8% है 2021-22 के डेटा के हिसाब से। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो तिलहन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं किया गया था। 2007-8 में शुरू किया गया था, इसको केंद्र प्रायोजित योजना है, और 11-12 तक गेहूं, चावल, दलहन इन सब को इसमें शामिल किया गया था, और बस यही है। तो इसमें और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सबको पता होगा।
लोगों को जो दिया जाता है कोटा में अनाज, दावल, चाल, ये सब उसकी बात कर रहा है। भारत में खाद्य प्रबंधन का नियम से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, खाद्यान्नों का निर्यात जो है ये उद्देश्य नहीं है हमारे खाद्य कार्यक्रम का। 66वीं बीपीएससी क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? अपनी निर्भरता को ख़त्म कर देना दूसरे देश पर, अपना खुद का पेट भर लेना। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? अभी तक बहुत कम बार हुआ है कि कृषि का क्षेत्र नकारात्मक हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 2002-2003 में कृषि क्षेत्र में उपज नकारात्मक हो गई थी। ओके, अगला है कि भारत में केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया था? साख का मतलब घबराना मत, इसका मतलब होता है ऋण। क्या होता है? ऋण का लक्ष्य क्या रखा गया था उसकी बात कर रहा है, भारत के केंद्रीय बजट की। देखो, भारत सरकार के केंद्रीय बजट से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर दिया है सी, 15 लाख करोड़ रुपये रखा गया था। नया डेटा दिया होगा तो मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। 2022-23 के बजट के हिसाब से 18 लाख करोड़ रुपया रखा गया है कृषि ऋण के लिए। 18 लाख करोड़ रुपया रखा गया कृषि ऋण के लिए। इन डेटा को कहीं पर नोट कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन करने के लिए। ओके, 30 नंबर है कि वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वर्षा बीमा की बात कर रहा है। दूसरा है कि यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में शुरू की गई थी। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? केवल 1 सही है। कब शुरू किया गया था? तो 2004 में इसको शुरू किया गया था। बस इसमें यही पढ़ना था। 2004 में वर्षा योजना को शुरू किया गया था और दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना भी की गई थी, कृषि बीमा कंपनी की। नाबार्ड इसको फाइनेंस करता है। अगला है कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई की बात कर रहा है। अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? मध्यम उद्योग के लिए बात कर रहा है। किसके लिए? एमएसएमई में जो एम आता है उसका बात कर रहा है। तो कितना उसमें निवेश हो सकता है? 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम का निवेश हो सकता है मध्यम उद्योग में। ओके, एमएसएमई की नई परिभाषा भी आई है, उसको भी जरूर याद रखना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है एमएसएमई की नई परिभाषा 2006 के हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को जो आई है उसको पढ़ते हैं, ऊपर वाले को मत पढ़ना। 1 जुलाई 2020 को सूक्ष्म क्षेत्र उसको कहा जाएगा जिसमें निवेश 1 करोड़ का हो और टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा उसका 5 करोड़ रुपये तक है। देखो, निवेश अलग होता है, टर्नओवर अलग होता है। ओके ना, ये हो गया क्या? सूक्ष्म हो गया, माइक्रो हो गया, ये स्मॉल हो गया और ये मध्यम हो गया, एमएसएमई बोलते हैं। निवेश लघु में 10 करोड़ तक का, टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। ये परिभाषा है इसकी। आपको कोई पूछेगा ना कि लघु सेक्टर क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 10 करोड़ का होता है और टर्नओवर उसका 50 करोड़ का होता है। उद्योग की बात कर रहा है। मध्यम में 50 करोड़ तक का निवेश होता है और 250 करोड़ तक का टर्नओवर होता है, एमएसएमई उद्योग जिसको कहते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान के बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 74% कर दिया गया है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निर्मला सीता फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा है। प्रत्यक्ष एफडीआई की सीमा को बीमा क्षेत्र में कितना कर दिया गया है? 74% बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश आ सकता है। केंद्र सरकार ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी वन उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी है? जो आप सुनते हो लघु रत्न श्रेणी के होते हैं उनकी बात कर रहा है। उसको 500 करोड़ तक की स्वायत्तता मिली हुई है। मिनी रत्न, महारत्न, ये सब आप सुनते होंगे, उसकी बात कर रहा है ये। किसी पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पीछे लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी के लिए 500 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की स्वायत्तता होती है। वो सरकार को बिना पूछे भी 500 करोड़ रुपए के निवेश कहीं भी कर सकती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है कौन होता है? तो वित्त मंत्रालय होता है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर के अलावा अन्य कर पर कर, कस्टम और संघ उत्पाद शुल्क। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम लगाना है, मतलब कौन से कर से सबसे ज़्यादा इनकम होती है भारत सरकार को, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा इनकम किससे होती है सबको पता है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। सबसे ज़्यादा निगम कर से सरकार कमाती है। फिर निगम कर के अलावा जो अन्य कर होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनसे कमाती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से। तीसरा संघ उत्पाद शुल्क जो लगाती है उत्पादों पर शुल्क, उससे कमाती है। और चौथा कस्टम का बारी आता है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो प्रत्यक्ष कर जो होता है, डायरेक्ट टैक्सेज, वही सबसे बड़ा स्रोत होता है। ओके, और ये नवीनतम डेटा के अनुसार ही है। और बजट 2022-23 के अनुसार जहां कुल बजट व्यय में प्रत्यक्ष कर का हिस्सेदारी 51% है, वहीं अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा 48% है। इसको जरूर याद रखना आप लोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो उत्पाद शुल्क है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? उत्पाद शुल्क, जो प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगते हैं उसी की बात कर रहा है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर ही है, डायरेक्ट टैक्सेज ही है। भारत ब्याज भुगतान एक आइटम है। किसका आइटम है? तो ये राजस्व व्यय का होता है। राजस्व से कितना जो ब्याज का भुगतान करती है भारत सरकार, वो किससे करती है? तो राजस्व इनकम से करती है। राजस्व व्यय में उस चीज़ को जोड़ा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा राजस्व आय, राजस्व व्यय, उसी की बात कर रहा है ये। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर, राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को जब घटा देते हैं, राजस्व घाटियाँ आ जाते हैं। क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो होता है, बजट घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो होता है, वही राजकोषीय घाटा कहलाता है। प्राथमिक घाटा को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है। जो क्या होता है, राजकोषीय घाटा जो होता है उसमें से अगर हमें प्राथमिक घाटा निकालना है, जो प्राइमरी डिफिसिट होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने ब्याज के रूप में भारत सरकार ने पैसा दिया है ना, उसको जब हम घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है निकल के प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा वाला राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी होता है। यहाँ पर क्या पूछा था हमसे? राजकोषीय घाटा का पूछा था। तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण और दायित्व, सबसे सटीक आंसर यही होना चाहिए। इसको अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूरा पूरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो वहाँ पर मैं आपको कभी पढ़ा दूंगा। जब मैं प्री के बाद क्या करेंगे हम लोग, बीपीएससी मेंस की तैयारी करेंगे, केबीसी नैनो के बुक से या दृष्टि आईएएस की बुक से। ओके, लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ के हर सब्जेक्ट को। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भारत सरकार को अपने उन व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे वेतन वगैरह देने के लिए भारत सरकार को हो सकता है वित्त पोषण के लिए उधार लेना पड़ जाए। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया था? 67वीं यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 6.8 का आकलन किया गया था। ये डायरेक्ट केंद्र सरकार के बजट से क्वेश्चन पूछा था, जरूर याद रखना। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो 2011-12 में पहली बार पेश किया गया था प्रभावी राजस्व घाटा का कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और प्रभावी राजस्व घाटा में क्या होता है? राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंधित किससे है? संशोधित मूल्यवर्धित कर की बात कर रहा है, तो उत्पाद कर से संबंधित होता है संशोधित मूल्यवर्धित कर। ओके, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सर्विस टैक्स की बात कर रहा है। 94-95 में शुरू किया गया था सर्विस टैक्स को। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मैच करना है। राष्ट्रीय कृषि नीति, समुद्री मत्स्य नीति, नवीन विदेश व्यापार नीति, 7वां वित्त आयोग। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, इसको जरूर करके जाना। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ईस्वी में आया था। समुद्री मत्स्य नीति 2004 में आया था। नवीन विदेश व्यापार नीति 2014 में आया था। और 7वां वित्तीय आयोग 1978 में गठित किया गया था। देख लो, 1978 का वित्त आयोग के 2015 में पूछ लिया इन्होंने। फिर से यहाँ पर मैच करना है। ओपन जनरल लाइसेंस और ट्राइसेम और थोक मूल्य सूचकांक, नकदी रिजर्व अनुपात, इन सबको मैच करना है। तो ओपन जनरल लाइसेंस विदेश व्यापार से संबंधित होता है। ट्राइसेम ये रोजगार से संबंधित होता है। थोक मूल्य सूचकांक WPI ये मुद्रास्फीति को गणना करने के काम आता है। और नकदी रिजर्व अनुपात ये ऋण नियंत्रण के काम आता है। कैश रिजर्व रेशियो जिसको कहा जाता है CRR। भारत में अगला है क्वेश्चन, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कब? 31 मार्च 1997 को ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। और ये 2015 के प्री में पूछा है क्वेश्चन, जरूर याद रखना, 2 बार पूछ चुका है। इकोनॉमी क्वेश्चन बड़े ही कॉम्प्लेक्स होते हैं बीपीएससी में, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। 2 से 3 बार इसको पढ़ के चले जाना। इकोनॉमी के 5 से 7 क्वेश्चन इसी में से आते हैं, गारंटेड। भारत में और जो नए बजट होते हैं केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण या राज्य सरकार के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, उससे आते हैं। भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान का उद्देश्य क्या था? तो महालनोबिस प्लान का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन हो। द्वितीय जो हमारा पंचवर्षीय योजना है उसमें महालनोबिस प्लान को ही अपनाया गया था।
संविधान का अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की गई जाती हैं? 67वें बीपीएससी का क्वेश्चन है, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन। इसका आंसर ई दिया है। अधिकतर लोगों ने एग्जाम में 104 मारा था। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। भारत के संविधान के अनुसार 113 के अनुसार भारत के संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मांगें की गई थी। 102 मांगें थी वार्षिक बजट 2022-23 में। देख रहे हो कितना दिया है, यहाँ पर 104 लिख दिया है इसने। इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही कठिन आए थे 67वीं बीपीएससी में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है उसका हिस्सा नहीं है। नीति आयोग के सचिव, योजना आयोग, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग अध्यक्ष। ऑप्शन ई 67वीं बीपीएससी क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया है ई। सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया। तात्कालिक समय में योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे, है ना। तो क्योंकि योजना आयोग की रिपोर्ट का अनुमोदन और क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिल है, अतः राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना ही संभव नहीं है। इसने क्या बोला कि राष्ट्रीय जो डेवलपमेंट काउंसिल है और नीति आयोग, इनके बीच हम संबंध की व्याख्या कर ही नहीं सकते। तो यहाँ जब नीति आयोग के उपाध्यक्ष वगैरह सब दिया ऑप्शन में, तो इसका आंसर इसीलिए ई दिया हुआ है इसने। खैर ऑफिशियल इसका वो नहीं आया आंसर की, नहीं तो इसका आंसर कुछ और भी हो सकता था। नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो नेशनल क्या है इसका बताओ? इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा है, बी होगा, पता होना चाहिए सबको। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारतीय योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय योजना आयोग बोले, अभी इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, इसको जरूर याद रखना। 1 जनवरी 2015 में आया था इसका अस्तित्व, और ये यूपीएससी में भी पूछा था 2015 ईस्वी में, इसको जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य इसमें ई दिया हुआ है। 65वीं बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, पढ़ देता हूँ मैं इसको। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉक में लागू किया गया, जिसे वर्ष 1964 तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, उसी को शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। 65वीं बीपीएससी क्वेश्चन है, बड़ा कठिन क्वेश्चन था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? इसको सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम 1977 राजस्थान में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू कब की गई थी? तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी 1978 में, उसी में लागू की गई थी रोलिंग प्लान। ओके, कुछ साल के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया था, उसी को रोलिंग प्लान कहा गया था। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, करते हैं। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, और एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों की निर्धारित हो। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10, 15 या 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना भी होती है, चल योजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों ही स्टेटमेंट सही है। अक्सर बीपीएससी में चारों ही स्टेटमेंट सही होते हैं। चल योजना या रोलिंग प्लान जो होता है उसी की बात कर रहा है ये। चल योजना का इंग्लिश क्या होता है? रोलिंग प्लान, चल योजना। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी? तो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश थी। इस दौरान कोई भी योजना नहीं लाई गई थी। 62 में 65 में हम 2 युद्ध से गुजरे थे। एक प्रधानमंत्री की भी मौत हो चुकी थी। इकोनॉमी बहुत ही खराब स्थिति में थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? ये उस समय का क्वेश्चन है, 2008 में पूछा था। तो इसका हो जाए 20 समाविष्टि आर्थिक वृद्धि जो है वही उसका उद्देश्य था, 11वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ के जाना। यहाँ पर मिलाने को दिया हुआ 1955, 64, 82, 87, भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश बैंक, औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड। इसका देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है। इसका आंसर सी दिया है, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। 1955 में कौन सी खोली गई थी? तो भारतीय
औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को 1955 में खोली गई थी। ओके, अगला क्या है, उसके बाद से बी का 4 दिया है, बी का 2 दिया है। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को शुरू किया गया था। ओके, उसमें 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक को शुरू किया गया था, एक्जिम बैंक की बात कर रहा है। और 1987 में किसको शुरू किया गया था, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को शुरू किया गया था। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1981 के अंतर्गत वर्ष 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक देश की एक शीर्ष संस्था है। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत किया गया था और 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1964 में ही अस्तित्व में आ गई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण निगम ICICI की स्थापना 1955 में निजी क्षेत्र के उद्योग के मध्य दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था। और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFI की स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। स्थापना भी जरूर पढ़ के जाना, इस क्वेश्चन की 2 बार देख लेना। अगला है 64 निम्न से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। एक ही बैंक है ऐसा, तो SBI अपना भारत का सबसे बड़ा बैंक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। किसके लिए, कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए कितना लक्ष्य रखा गया था उनके डेवलपमेंट के लिए, तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, 4% का लक्ष्य रखा गया था। 66 है क्वेश्चन कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपयुक्त सूचकांक में कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल और केवल 4 जो है वो उसी को CSO संकलित करती है। ओके, जरूर याद रखना इसको। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम रोजगार मंत्रालय इसको बनाती है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी अगला है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है, क्या शामिल है, तो CRR और SLR को कम करना जरूर पता होगा। CRR कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो होता है SLR उसकी बात कर रहा है। बीमा क्षेत्र निजी कंपनियों का प्रवेश ये भी सुधार के क्षेत्र में शामिल है। ब्याज दर का अविनियमन ये भी आर्थिक सुधारों में शामिल था। इसका आंसर 3 हो जाएगा। जिस दिन इकोनॉमिक्स डिटेल पढ़ेंगे उस दिन CRR SLR बता सकता हूँ, अभी यहाँ पर समय नहीं होता। 68 है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सुदीप मुंडले जो हैं, सुदीप्तो मुंडले ये 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। ओके, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या होगा। नगद कोष अनुपात मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साख सृजन में वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसका नगद कोष अनुपात का मतलब होता है CRR। CRR में क्या बोला है कि अगर कमी करने पर क्या होता है कि CRR जब कम होगा तो बैंकों के पास पैसा बढ़ जाएगा। बैंकों के पास पैसा बढ़ जाएगा तो बैंक सस्ते दरों पर ऋण देंगी, यानी कि बाजार में खूब सारा मनी आ सकता है, कैश। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखना। इसका IPO आया था इस साल शेयर मार्केट में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, तो गर्म मुद्रा कहलाती है। जैसे डॉलर जैसी गर्म मुद्रा होती है, क्या होती है, तुरंत भाग जाती है। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे, तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है RN मल्होत्रा कमेटी। ओके, 1994 में इसको गठित किया गया था। प्रमुख सिफारिशों के अनुसार IRDA का जो बनाया गया 1999 में वो इसी के द्वारा बनाया गया था, इन्हीं समिति के सिफारिश के आधार पर। सरकारी आयोग C रंगराजन कमेटी। उसके बाद से क्या है इधर, पारेख समिति, नरसिम्हन समिति। तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से जोड़ दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख ले, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, C रंगराजन गरीबी मापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। अगर तुमने एक सरकारी आयोग को भी जोड़ दिया ना C रंगराजन से तो उससे भी निकल आता है। देखो 1 का 3 दिया है यहीं पर। ओके, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार। 74 नंबर है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक लेता है। अगला है कि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो 74 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, है ना। जो रेपो होता है वो अल्पकालिक के लिए होता है और बैंक जो होता है वो दीर्घकालिक के लिए होता है। बैंक रेट दीर्घकालिक के लिए RBI लेता है और रेपो जो होता है वो अल्पकालिक के लिए RBI लेता है।
वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। बड़ा भारी होता है इकोनॉमिक्स करना। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का। EAS और ट्राइसेम, JRY, RLEGP योजनाओं को लागू करने का सही क्रम क्या है? ये सारी योजनाएं हैं, इनको लागू करने का सही क्रम क्या है? तो 2, 4, 3, 1। सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1 आता है। ओके। ट्रिम्स योजना कब लागू हुई है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये 1979 में प्रारंभ की गई थी। और RLEGP इसको 1983 को ग्रामीण भूमि रोजगारों के लिए शुरू किया गया था। NREP तथा RLEGP के विलय द्वारा 1989 में JRY योजना को शुरू किया गया था। ओके। और रोजगार आश्वासन योजना EAS का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 को की गई थी। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा था 2015, 2056वां और 59वां का जो प्री हुआ था 2015 में, उनमें 2 का विलय करके हुआ था। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना, पंप सेट को सोलर ऊर्जा से जोड़ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग जो है भारत निर्माण का अंश नहीं है। अगला है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर भारतमाला परियोजना से संबंधित। 80 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और भारतमाला योजना में क्या है? 38,000 किलोमीटर लंबाई का NH का निर्माण किया जाएगा। ओके। परियोजना का पहला चरण 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी दी गई थी और इसकी अवधि 5 साल के लिए लागू की गई है। 5 साल में इसको पूरा करना था। 80 है कि योजना पहला चरण का योजना आयोग ने 93-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था। कब? देखो 93-94 में जो किया था वो 2011 के प्री में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। 55% के करीब में उस समय बिहार की आबादी जो थी वो BPL में रहती थी। गरीबी रेखा से नीचे 54% बिहार की आबादी रहती थी। अंदाज़ा लगा सकते हो क्या हालत थी हमारी। 81 है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। बिहार, UP, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। इनको बीमारू राज्य का दर्जा भी दिया जाता था। बीमारू कैसे कहा जाता था? BIMRU। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा होता था यहाँ पर बीमारू जो भी है ना, इस तरह से इसको बोला जाता था पहले। भारतीय योजनाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय योजना आयोग के अनुसार 2 और 3 दिया है आंसर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन से कम का हो और शहरी क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन से कम का हो तो उसको BPL माना जाता था। BPL। NSSO के परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए तेंदुलकर समिति के सिफारिशों के अनुसार वर्ष 11-12 में गरीबी अनुपात और गरीबी रेखाओं का अद्यतन बनाया गया था। कौन सी समिति? तेंदुलकर समिति आई थी। ओके। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति प्रति माह था, है ना। 26 रुपये प्रतिदिन पड़ा और 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह शहरों के लिए था। तो 32 रुपये का उपभोग होना चाहिए, खर्च कम से कम इतना करना चाहिए प्रतिदिन, नहीं तो वो गरीबी रेखा के अंदर आएगा। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C। सबसे ज़्यादा इसमें से कपड़ा से हमारा इनकम होता है, कपड़ा, है ना। 84 नंबर क्वेश्चन में पहुँच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। कि भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो कपड़ा ही है भारत से निर्यात होने वाली। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो सलीम समूह को दी गई थी नंदीग्राम के क्षेत्र के तहत। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में दी गई थी इसको सलीम समूह को अनुमति। और सलीम समूह विशेष तौर से जेम्स एंड ज्वेलरी बनाने के लिए अनुमति दी गई थी। 86 निम्नलिखित में किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। 1972-73 में और 1976-77 भारत का व्यापार नीति भारत के अनुकूल था, यानी कि भारत ने आयात कम किया था, निर्यात ज़्यादा किया था। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? यूरोपियन यूनियन की मुद्रा जो है यूरो, उसकी बात कर रहा है। तो 1999 में यूरो को शुरू किया गया था। ये डॉलर से ज़्यादा रहता है। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? रुपए के बदले किसी और विदेशी मुद्रा का परिवर्तन कर लेना। तो C होगा। रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं या अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए के मुक्त रूप से परिवर्तित करने देने की अनुमति, है ना। रुपए को डॉलर में बदलने, डॉलर को रुपए में बदलने की जो अनुमति होती है उसी को रुपए की परिवर्तनीयता कहा जाता है। 89 नंबर पर चलते हैं।
ये पूरा दिया हुआ है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? जो हम हाइड्रो पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन करते उसका योगदान पूछा है 10%, 12%, और यहाँ पर क्या है 20%, 22%। तो कितना है 10% योगदान है। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ, अगर बढ़ घट गया होगा तो नए वाले डेटा में हमें मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाओ। प्रश्नकाल 16-17 में 10.6% था, लेकिन 2022 तक स्थिति के अनुसार भारत में स्थापित विद्युत क्षमता इतना मेगावाट हो गया है, और 11.7% विद्युत का उत्पादन अभी हम हाइड्रो पावर प्लांट से करते हैं। डैम वगैरह से जो पावर प्लांट से हम उत्पादन करते हैं उसकी बात करें 11.6% हो जाएगा। जरूर याद रखना। 3,99,497 मेगावाट। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है? तो हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। और जलमार्ग 2 ये तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ओके, 111 जलमार्ग की कल्पना की गई, 111 वाटरवेज, जरूर याद रखना इसको। ये 1 जो है यही तो बिहार से गुजरेगा ना। भारत में 91 नंबर है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह सबसे उच्चतम है? 63वीं यूपीएससी में पूछा था। तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इक्विटी प्रवाह है भारत में, सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित हो रहा है? तो देखो ये भारत है। भारत का जो दिल्ली बम्बई वाला गलियारा है ये जापान के सहयोग से हो रहा है, और ये दिल्ली कलकत्ता वाला गलियारा है ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हो रहा है। जापान किधर है? भारत के पूरब में है ना, तो भारत के पश्चिम वाला गलियारा जापान के सहयोग से हो रहा है। इसको जरूर याद रखना। इसका आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली बम्बई। ओके, ये देखो यहाँ पर लिखा हो 2006 में समझौता हुआ था। औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आज तो शक्तिकांत दास जी हैं। इसका आंसर अभी तो होना चाहिए शक्तिकांत दास जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो 5वीं सबसे बड़ी स्थिति है भारत की। अभी नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। ओके, और पीपीपी की बात करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो हम इसमें तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर भारत आता है पीपीपी के आधार पर, और ओवरऑल इकोनॉमी के आधार पर हम 5th पोजीशन पे हैं दुनिया में। और हमसे पहले कौन कौन है? यूएसए, चीन, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम। ओके, आगे बढ़ें। हाँ, G15 क्या है? G15 ये विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है। G15 और G55 भी है, इसको भी याद रखना। G55 देखना सर्च करके क्या है। इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? देखो पहले G8 होता था, जब रूस को बाहर निकाल दिया, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था 2014 में, तो उसका नाम G7 हो गया था। ओके, तो अब ये बदल जाएगा। तो इन देशों में से कौन सा G8 का समूह का सदस्य नहीं है? तो उस समय स्पेन नहीं था, आज तो रूस भी नहीं है, और G8 का नाम बदल कर G7 हो गया है। आसियान इसके लिए है। आसियान जो भारत के दक्षिण पूर्वी के देश हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, इन सब देशों का एक संगठन क्या है? आसियान है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था। भारतीय विकास फोरम का पहले क्या नाम था? भारत सहायता क्लब। 99 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, फीडबैक देना जो भी हो। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। 100 नंबर है कि फोर्ब्स की पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन था? तो उस समय वॉरेन बफेट था। आज तो पता ही है कौन है, जेफ बेजोस रहता है या तो एलन मस्क रहता है टॉप पर। इसके 100 को वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना % था? तो ये तो हमें याद रखना ही नहीं है, हमें 2022-23 का रखना है। 2022-23 में विकासात्मक व्यय का अनुमान 67.37% है, और तथा शेष 32.63% गैर विकासात्मक व्यय है। देखो व्यय जो करती है ना कोई भी राज्य सरकार, तो 2 तरीके से व्यय करती है। यहाँ मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। एक विकासात्मक होता है, एक नॉन विकासात्मक, मतलब नॉन डेवलपमेंट वाले फंड में जाता है। प्रश्नकाल में बिहार राज्य का विकासक व्यय इसके कुल व्यय का लगभग 60% था, जबकि बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 20-21 में यह 67% और 21-22 बजट अनुमान में 69.8% था, और बजट 2022-23 में विकासात्मक व्यय 67.37% था। इस तरह के क्वेश्चन जब पूछता है ना, तो बच्चों को वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में सितारे दिखने लग जाते हैं, तारे ऊपर। तो इसको ज़रूर याद रख लेना, है ना। अगला है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। 121 करोड़ 8,54,977 है।
नई वाली जनसंख्या आने वाली, इसलिए पुराने वाले का डेटा जरूर याद रखना है। 103 नंबर है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो हमें वो याद रखना ही नहीं है। हमें किसका याद रखना है, हमें 2011 का याद रखना है। 2011 के अनुसार 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में भारत में 382 लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक अपने बिहार में है। केरल में 860 लोग 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं, हरियाणा में 573, बिहार में 1106 रहते हैं। देश में सबसे ज़्यादा बिहार में लोग रहते हैं 1 किलोमीटर चौड़ा 1 किलोमीटर लंबा के क्षेत्र में, मतलब जन घनत्व की बात हो रहा है। उत्तर प्रदेश 829। बिहार की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा, तो 2001 में भी तीसरा था और 2011 में भी तीसरा ही रहा। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। 106 नंबर है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 10% बिहार राज्य में निवास करती है। तो सब जगह हमें 2011 का पर लेना है डेटा। हमारा 2011 का जो जनगणना है वो रिवीजन हो जाएगा इस सीरीज से, इसको जरूर याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में कुल 8.07% लोग निवास करते हैं पूरे भारत का। ओके, अगला है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, हमें याद रखना ही नहीं है, पता ही है सबको बिहार की जनसंख्या कितनी है। जितनी ही है आपको कमेंट करके बताना है। अगला है निम्न से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। SC की बात कर रहा है। इस ऑप्शन में से देखना बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब। बिहार में है 1 करोड़ 65,67,325। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 13,57,608 है। पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ के आसपास है। पंजाब में 88 लाख के करीब में है पंजाब में। ओके, शिशु मृत्यु दर क्या है, तो शिशु मृत्यु दर आप सबको पता होगा, ये हर साल के फैमिली हेल्थ सर्वे में भी आता है और कुपोषण का जो भारत सरकार रिपोर्ट निकालती है उसमें भी इसको ज्ञात किया जाता है और HDI में भी देखा जाता है कितने जीवित बच्चे वगैरह हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। हर 1000 जीवित जन्म में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, मतलब 1 वर्ष पूरा करने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उनकी बात कर रहा है। हर 1000 जीवित जन्म में से, कोई बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ उसको हम नहीं गिनेंगे, जीवित जन्म की बात कर रहे हैं। ओके, इसको ध्यान रखना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। यहाँ पर 2 ही बार दिया हुआ है और भी बार रिपीट किया हुआ है इसको। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं सब लोग। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि कितनी है, हमारे काम की नहीं है। 2001 से 2011 में साक्षरता दर में 8.15% की वृद्धि हुई है। 8.15% की वृद्धि हुई है। नया पॉपुलेशन का रिपोर्ट जब तक आ रहा है तब तक इसको रट के रखना। पहले 64% था, अब 73% हो गया है। बिहार का कितना है, पुरुषों की जनसंख्या 71% की आबादी में शिक्षित है, महिलाओं का 20% कम है। हम अपने यहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ने देते हैं, कांग्रेचुलेसन नहीं। खैर छोड़ो, आ जाते हैं। कभी कभी कटाक्ष भी होना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.6% है। हालांकि वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर सी ही माना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तो बिहार की हालत काफ़ी अच्छी हुई है एजुकेशन में। अब नीतीश कुमार ने एक अच्छी पहल जरूर की थी, साइकिल दे के महिलाओं को, है ना, तो उसके कारण स्कूल जाने की उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी संख्या महिलाओं की। अगला है 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति के नमूने की आयु क्या है, न्यूनतम आयु क्या है, किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान, आँख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत संपन्न किए जाने वाले कार्यों का हिस्सा था। ओके, 5 वर्ष था और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो भारत में कृषि क्षेत्र अभी भी लगभग में 60-65% के आबादी को रोजगार प्रदान करता है। इसको जरूर याद रखना। 2001-2 के अनुसार 65% था 110 करोड़ आबादी का, और आज भी लगभग में 60% की आबादी को कृषि जो है 50% ज़्यादा आबादी को भारत में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी है। जिस खेत में 2 आदमी से काम चल सकता है वहाँ पर 5 लोग मिलकर काम करते हैं, क्योंकि बैठे बैठे क्या करेंगे।
अगला, निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो सबसे अधिक अभी भी तापीय है, तापीय थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, और तापीय में भी सबसे ज़्यादा किससे? 50% ज़्यादा, 51% के आसपास कोयला से। हमारे भारत का अभी भी जितना बिजली उत्पादन होता है उससे 55% के आसपास कोयला ही है। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ इसको कि भारतीय तापीय स्रोत से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त करता है भारत। विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 16 अप्रैल 2022 तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता इतना था, कितना है? 3,99,497 मेगावाट है, जिसमें तापीय विद्युत 59% है, जल विद्युत 11%, परमाणु का 1.7% है, और अन्य गैर पारंपरिक जो स्रोत होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत होते हैं जो, उनका 27.5% हिस्सा है। इसको जरूर याद रखना, इस आंकड़े को जरूर याद रखना। क्यों? क्योंकि आंकड़े आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, LPG तीनों ही था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुआ था? तो 1956 में स्थापित हुआ था ONGC। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन सबसे अधिक योगदान देता है? तो तृतीय सेक्टर, जिसको सेवा सेक्टर भी कहा जाता है, इसका योगदान सर्वाधिक है। उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र का द्वितीय सेक्टर का होता है। सबसे अंत में प्राइमरी सेक्टर का आता है, जिसमें कृषि है। ओके, GBA में इसका 53% योगदान था। 53% किसका है? सेवा सेक्टर का, और 20% से ज़्यादा है, 30% के लगभग में किसका है? तो विनिर्माण का, और 18 से 19% करीब में प्राथमिक सेक्टर का है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा सेक्टर ही है, ये आंसर हो जाएगा। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष निर्धनता क्या होता है? तुलनात्मक रूप से गरीबी। अब भारत में भी सापेक्ष निर्धनता हो सकती है, और अमीर से अमीर देश में भी सापेक्ष निर्धनता हो सकती है। सापेक्ष निर्धनता मुख्य रूप से विकसित देशों में निकाली जाती है, जहाँ पर सबकी आय है मंथली 10 लाख रुपए, तो वहाँ पर किसी की आय है मान लो 1 लाख रुपए पर मंथ, तो वो सापेक्ष रूप से गरीबी हुआ, रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण स्तर के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? 64वीं BPSC 2018 में पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा B, मोहम्मद यूनुस ने दिया था कि गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण स्तर के रूप में स्वयं सेवा समूह काम आ सकते हैं। SHG की बात की थी उन्होंने। स्वयं सहायता समूह का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। अगला है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो तृतीय सेक्टर। सेवा सेक्टर का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है 1991 के आर्थिक सुधार के बाद, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद। लेकिन सेवा सेक्टर की एक सबसे बड़ी खराबी है कि इसमें निवेश बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये जॉब कम क्रिएट करता है अभी भी। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जा सकती है कैसे? तो राष्ट्र की आय को जनसंख्या से डिवाइड करने पर पता चलती है। क्या है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों प्राप्त होगा, पता होगा, तभी तो हम प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे ना। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से डिवाइड कर दो तो निकल आएगा प्रति व्यक्ति आय। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो PV नरसिम्हा राव को कहा जाता है। और उसमें वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। 1991 को इन्होंने ही पेश किया था नई आर्थिक नीति। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है वैश्वीकरण में? तो इसका आंसर दिया है D, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। ये सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार की जो PSU होती है उसके शेयरों को बेचना, इसका वैश्वीकरण से कोई लेना देना नहीं है, इसका निजीकरण से लेना देना है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जो सेवा सेक्टर है उसका अंश बढ़ता जाएगा और प्राइमरी सेक्टर का अंश गिरता जाएगा। यही विकसित देश की पहचान होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 126 नंबर पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में शामिल नहीं किया गया है, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? UNDP का जो HDI निकालती है UNDP, उसमें शिशु मृत्यु दर को शामिल नहीं किया गया है। शिशु मृत्यु दर को शामिल नहीं किया गया है। ओके, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जन्म पर जीवन प्रत्याशा, ये 3 मुख्य रूप से आधार होते हैं UNDP के HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सब आपको पता होने चाहिए। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें बहुत काम की चीज़ होती है ये। 170 से कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य आर्थिक अधिसंरचना में शामिल नहीं होता है।
अधिसंरचना दो प्रकार की होती है, भौतिक और सामाजिक। भौतिक आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आते हैं, जिसमें सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल, वायु, परिवहन, दूरसंचार आदि आते हैं। और सामाजिक में आते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा और आवास। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? इस तार संचार, दूर संचार को किसमें भौतिक अधिसंरचना में शामिल किया गया है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में शामिल किया गया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के क्षेत्र आते हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पर लिखा है कि सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि आते हैं, जिनका संबंध मानवीय कौशल के विकास से है। आधारभूत संरचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी आधारभूत, जिसके बिना विकास संभव नहीं हो सकता, भूमिका होती है। अगला है सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। विनिर्माण की लागत को कम करना होगा, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना भी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? लाल फीताशाही को हटाना, नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना। इसमें सारा ही सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी द्वारा 18 क्वेश्चन है। 130 नंबर के निम्न से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है ना? प्रोत्साहकी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक विकास के लिए नहीं है, ये पूछा है। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे तो इसके मदद करता है, तो ये सारे तो होंगे ही। ये इन सब में से कोई सा भी आंसर नहीं हो सकता। पूछा है कि कौन सा चीज़ औद्योगिक विकास को रोकता है, अगर सिंपल भाषा में इसको बोलूँ तो इसका आंसर इसीलिए ई हो जाएगा। इसमें से कोई सा भी नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूरा का मतलब क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना। प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसको एपीजे कलाम जी द्वारा पेश किया गया था। पूरा के प्रारूप को, पूरा का फुल फॉर्म है, आगे आता है तो मैं पढ़ देता हूँ। क्या क्या लिखा हुआ? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। शहरी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना ही पूरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। और एपीजे कलाम जो है उन्होंने ही इस योजना को शुरू करवाया था। 2020 तक उनका क्या था कि पूर्व राष्ट्रपति कलाम द्वारा विजन 2020 में पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया था। उनका था कि 2020 तक हमारे देश को विकसित हो जाना चाहिए। अगला है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है? तो वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इन सब के लिए शुरू किया गया। असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? आपके मोहल्ले में जो छोटा छोटा कारोबार चल रहा होगा, मान लो किसी का टेंट हाउस है, कोई हलवाई का बड़ा सा दुकान है, उसमें जो लोग काम करते, क्या उनको अस्थायी नौकरी होती है? नहीं। क्या उनको बीमा मिलता है? नहीं। क्या उनको स्वास्थ्य की सुविधाएँ मिलती हैं? तो नहीं। उसी को क्या कहा जाता है? असंगठित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 133 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो ये तो योजना से सीधा सीधा होगा, पोषण इसका अवयव नहीं था। 2000 ईस्वी और 2001 ईस्वी में शुरू किया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सब इसका लक्ष्य था। कथन कारण दिया हुआ कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती है। अगला है कि केंद्रीयकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 134 का आंसर दिया है सी। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी में अब नहीं आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? द्वितीय चरण की बात कर रहा है। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर ई दिया है इसने, यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2020 में की गई, जिसकी समयावधि 2020-21 से 2024-25 तक है। इसके पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी, जिसकी समयावधि 14 से 19 थी। तो यहाँ पर क्या दिया? 2020-21 से 24-25 दिया हुआ है क्या? 2020-21 से 24-25, तो इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। 2020-21 से 24-25 तक का पीरियड में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण है। ओके, एक बार रीचेक जरूर करना। मेरे हिसाब से इसका सबसे सटीक आंसर सी ही होना चाहिए। यहाँ पर लिख के भी इसने दिया है, फिर भी ई ऑप्शन माना है। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ग्रामीण विकास का निर्धनता निवारण ही है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बहुत पहले का प्रोग्राम है, 1980 ईस्वी का प्रोग्राम है ये। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना का शुरुआत किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? देखो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो कब शुरू किया गया था? तो 1953 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा।
नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को 1953 में तैयार किया गया था। 2 अक्टूबर 1953 को इसका शुभारंभ किया गया था। 139 है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना प्राप्त होगा। तो इसमें याद होगा पिछले साल ही 2019-20 के आसपास ये आया था और इसमें 3,000 रुपये मिनिमम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन मिलेगा। लेकिन आपको 18 से 40 वर्ष की आयु में इस योजना में प्रवेश करना है। हर महीना आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो जब आपकी 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी तो सरकार आपको मिनिमम 3,000 रुपये का पेंशन देगा। अगर आप ज़्यादा रुपये जमा करोगे तो आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगा। 140 है निम्न से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। तो मनरेगा का उद्देश्य इनमें से सारे ही हैं। परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ग्रामीण आय को बढ़ाना, सारा है। भारत में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का ही समन्वित होता है, उसी को क्या कहा जाता है, ज्वाइंट एडवेंचर कहा जाता है ना। पीपीपी मॉडल भी कह दिया जाता है कभी कभी। तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करती है किसी मॉडल के तहत। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं किसमें, कृषि में। अभी मैंने बताया था वो छिपी हुई बेरोजगारी होती है, वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको कहा जाता है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है। तो किसानों को मकान और ऋण शामिल नहीं है। बाकी बिचौलियों की समाप्ति, भू जोतों का एकत्रीकरण, सहकारी कृषि, ये तीनों भूमि सुधार के तहत शामिल था। अगला है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, बिल्कुल सही है। पर्याप्त सिंचाई सुविधा भी होनी चाहिए थी हरित क्रांति के लिए। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से बीज था। देखो सिंचाई वगैरह भी थी, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से क्या था, बीज ही था। ओके, बीज था, बीज मैंने लिख दिया, बीज था, है ना। नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा, स्वामीनाथन जी का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। हरित क्रांति 1966 में एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया जिसमें निम्न आदानों को सम्मिलित किया गया। बीज की उच्च पैदावार किस्म, उर्वरक, कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधा। हरित क्रांति के लिए यद्यपि उपयुक्त चारों तत्व आवश्यक हैं, तथापि मेक्सिको से आयातित उच्च उत्पादकता वाले बीज ने हरित क्रांति को लाने में अहम भूमिका निभाई थी। विभाजन कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तो जूट और रुई उद्योग जो है वो प्रभावित हुआ था। जूट उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ था, सारा बांग्लादेश में था। और सारी मिलें कहाँ थी जूट की, तो भारत में थी। तो इसलिए जूट उद्योग बड़ा ही प्रभावित हुआ था। ओके, देख रहे हो यहाँ पर है जूट उत्पादन का 80% क्षेत्र चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, और जबकि उसकी अधिकांश मिलें भारत में ही थी। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग अभी भी काम करते हैं। 148 है भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है। तो कपास का ही उद्योग भारत में सबसे प्राचीन है। और सबसे पहले कपास किसने उगाया था, हड़प्पा के लोगों ने उपजाया था दुनिया में। ओके, ये क्वेश्चन तो कर लिया हमने। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में पाए जाते हैं तमिलनाडु में। 63वीं यूपीएससी 2017 का है। सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में हैं। कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र की मिलें हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलें के 40% हैं। अब भारत का सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ हैं, तमिलनाडु में है। उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। मॉडवेट जो अप्रैल 2021 से कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है किसको। तो एल.के. झा कमेटी 1981 की स्तुति पर वर्ष 1986-87 के बजट में मूल्य वर्धित कर वैट की एक संशोधित प्रणाली मॉडवेट को लागू की गई थी। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स वैट का ही उन्नत संस्करण है। मॉडवेट विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन अर्थात औद्योगिक उत्पादन पर आरोपित की गई है। किस पर, विनिर्माण क्षेत्र के जो उद्योग धंधे से उत्पादन होते हैं उस पर, जिसमें उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती आगत पर चुकाए गए कर को घटाने की व्यवस्था की गई है। मॉडवेट के पश्चात बजट 2000 से 2001 में सैनवेट, इसी की अगली कड़ी में 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू किया गया। अब सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया है और इन सब को पुड़िया बना के फेंक दिया। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो कौन सा है। तो भरार ह्रास मूलक उद्योग होता है कपास का। ओके, कपास उद्योग में प्रयुक्त आगत कपास, जूट, ऊन आदि भार ह्रास मूलक प्रकृति को होते हैं। ओके ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 152 नंबर, यहाँ पर कथन दिया है कि गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योग ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योग की संरचना स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। कितना बड़ा सा स्टेटमेंट, देखा, बेकार के सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे भी नहीं जाते। 1995 का है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई थी। तो इसका आंसर सी है, इसको मत ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमारे लिए कोई नई डेटा भी नहीं है। भारत में कोर उद्योग क्या है।
तो उपरोक्त सभी कोर 8 उद्योगों को माना गया है। इन 8 को ना उनके उत्पादन के हिसाब से ज़रूर याद रखना, किस में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उसके हिसाब से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यूपीएससी भी इन कोर उद्योग से उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये विद्युत, देखो कोर उद्योग कौन कौन से 8 हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन और उसके बाद उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत। ये 8 कोर उद्योग हैं भारत सरकार के। भारत में इनको 8 कोर उद्योग के रूप में माना जाता है ना। ये प्रभावित होते हैं तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है, सबको पता है, अप्रत्यक्ष कर ही है मुख्य रूप से। 2022-2023 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का कम 5.5% और 5.2% रहा है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं पूरी पढ़ देता हूँ कि प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था, अप्रत्यक्ष कर सही था, लेकिन आज बदल गया है। जबकि बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व का प्रधान स्रोत प्रत्यक्ष कर है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो हम लोग देते हैं, वही टैक्स होता है प्रत्यक्ष कर, सबसे बड़ा स्रोत सरकार की आय का। दूसरा नंबर पर है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि कराघात और करापात अलग अलग लोगों पर होता है, और प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिससे कर मांगा गया है उसी को कर जमा करना है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि आप दूध खरीदने जाओगे तो आपसे कर वसूल लिया जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 17-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था। इसका आंसर दिया है सी, भारत को शिक्षित करना सम्मिलित नहीं था। ये करंट अफेयर का उस समय क्वेश्चन है, नहीं याद रखना है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, वीवीआई क्वेश्चन, तो 2017 में मिला दिया गया और एक ही बजट मिला दिया। अलग किया गया था एक बर्थ समिति के सुझाव पर, आज़ादी से पहले एक बर्थ समिति, जरूर याद रखना, एक बर्थ समिति, इसी के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1939 या 40 के आसपास, जरूर याद रखना, इसको देख लेना एक बार। 157 है, भारत में राज्य सरकारों के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो बिक्री कर ही है, 1995 के हिसाब से था। वर्तमान में क्या है, जीएसटी है, वर्तमान में जीएसटी। विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है, सबसे ज़्यादा खर्च किस में किया है, तो डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा खर्च किया है केंद्र सरकार ने। ओके, अगले क्वेश्चन पर चले हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो भूमि राजस्व केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। उपयुक्त विकल्प आय कर, सीमा शुल्क, उत्पाद कुल, ये तीनों सेंटर का है। बाकी भूमि राजस्व तो किसका था, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो 160 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। निम्न से कौन से 2 परोक्ष कर हैं, तो बिक्री कर व उत्पादन शुल्क परोक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जिसको बोला जाता है ना। उपरोक्त विकल्पों में दिए गए आय कर, संपत्ति कर, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स हैं, जबकि सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, परोक्ष मतलब जो इनडायरेक्टली लगते हैं उसकी बात हो रहा है, उल्टा मैंने बोल दिया था। बिक्री कर, उत्पादन शुल्क जो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेज होता है ना, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझसे। और डायरेक्ट टैक्सेज में क्या सब आते हैं, जो संपत्ति कर होता है या जो आप टैक्स भरते हो ना खुद से, वही होता है डायरेक्ट टैक्सेज। और जो आपसे अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, कपड़ा पर, गाड़ी पर, है ना, वो सब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेज में आता है। 162 निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो निगम कर, निगम कर से सबसे ज़्यादा सरकार कमाती है। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था, देखो आज फिर बदल गया है, जो कि बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार सरकार की कुल आय के अंतर्गत डायरेक्ट टैक्सेज जो होते हैं प्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक हिस्सेदारी निगम कर की 72,000 करोड़ है, उसके बाद आयकर का 70,000 करोड़ की है। ओके, तो आज भी वही है, निगम कर ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 67वीं यूपीएससी क्वेश्चन है। वित्त आयोग सांविधिक निकाय है। संविधान के अनुसार 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापित किया जाएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार होती हैं। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। 2 और 3 इसका सही था। क्या पूछा है, कौन से सही हैं ये पूछा है, तो 2 और 3 इसके सही हैं। बाकी ये पहला, और देखो सांविधिक जब लिखा हुआ है तो 280 आर्टिकल कैसे हो सकता है, दूसरा सही है तो पहला कैसे हो सकता है। संवैधानिक होता है ना जिसका आर्टिकल लिखा होता है, सांविधिक का मतलब होता है जिसको एक्ट के तहत बनाया गया है, संविधान में जिसका जिक्र नहीं होता है। 1951 ईस्वी में पहला बनाया गया था वित्त आयोग। केसी नियोगी जी उसके पहले अध्यक्ष थे, और केसी नियोगी जी के बारे में यूपी पीसीएस ने 2020 में पूछ लिया है।
164 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर जो है वो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। बाकी करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, ये सब राजकोषीय नीति के भाग हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय बना होगा, इसलिए पूछा है। प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला, डी.सी. रंगराजन, डॉक्टर सी रंगराजन, दिग्विजय सिंह, श्री के.सी. पंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी रंगराजन जी जो थे वो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। सी रंगराजन, डॉक्टर सी रंगराजन। वित्त आयोग से हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसलिए ज़रूर पढ़ के जाना इसको। प्रीवियस ईयर का भी वित्त आयोग जरूर पढ़ लेना, है ना, क्योंकि उससे भी उसके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी पूछ लेता है बीपीएससी। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना है? तो राज्यों का 42% हिस्सेदारी होता है। अगला है कि बैंकों द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड वगैरह जो होते हैं उसको प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। आपके पास भी होगा क्रेडिट डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह की बात हो रही है। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 12.0% कर दिया था। उस समय की बात है, हमें क्या याद रखना है? बिल्कुल नहीं याद रखना है। ओके, और अभी का क्या स्थिति है? 4 मई 2022 को जारी मौद्रिक नीति में बैंक दर मात्र 4.65% है और एमएसएफ 4.65% ही है, रेपो 4.40% है और अस्थाई जमा सुविधा 4.15%। क्या इसको याद रखना है? बिल्कुल नहीं याद रखना है। ये जरूर याद रखना 4.5% के आसपास सारे बने हुए हैं। आरबीआई द्वारा घोषित रोकर संचय अनुपात की वर्तमान दर क्या है? तो 9% के आसपास है। 1999 का लिखा हुआ है, ऊपर देख ही रहे हो, रोकर घोषित अनुपात। निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो मुद्रा की मात्रा जो है वो आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका? निवेश बैंक का उदाहरण है जीवन बीमा निगम, एलआईसी की बात कर रहा है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, तो सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है भूमि विकास बैंक। 173 नंबर पर चलते हैं। भारतीय मुद्रा छापा जाता है तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है भारतीय मुद्रा। उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है कि करेंसी प्रेस नोट नासिक महाराष्ट्र 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट छापता है और उनकी पूर्ति करता है। करेंसी प्रेस नोट नासिक के अतिरिक्त बैंक नोट प्रोस देवास मध्य प्रदेश, शाहबनी पश्चिम बंगाल, मैसूर कर्नाटक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड में भी भारतीय मुद्रा छापी जाती है। इन सब जगहों पर भारतीय मुद्रा छापी जाती है। 174 है कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण करना। पैसे जो बाजार में आ रहे हैं, कैश फ्लो, उसी का नियंत्रण और इसी को कम करना, ज़्यादा करना, यही होता है मौद्रिक नीति का मुख्य काम। इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। डैश की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? तो नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पर विनियंत्रण जो है बैंकों का उसको आधारित बनाया गया है। उन्हीं के आयोग की सिफारिश पर बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए थे। 1991 में नरसिम्हन कमेटी बनी थी। एसएलआर, सीआरआर, इन सब में जो कमी की गई है, बैंक दर देखा आपने 1991 में कितनी थी? 12% और आज कितनी है? 4.5% के आसपास। तो उस नरसिम्हन कमेटी ने ही सिफारिश दी थी कि इस सबको ख़त्म करो, कम करो। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्त मानक कितना है? तो 8%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और 2019 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% करने का निर्णय लिया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंक के नाम से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है किस आधार पर? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही होता है। रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल गांव में बैंक होते हैं वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के तहत ही आता है। नाबार्ड उधार देता है किसको? तो ये बैंकों को उधार देता है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को उधार देता है नाबार्ड। नाबार्ड कभी भी सामान्य पब्लिक को पैसा नहीं देता है। ये किसको देती है? तो ये बैंकों को पैसे देती है नाबार्ड। और नाबार्ड जो बैंकों को देगी तो बैंक किसको देंगे? तो हम लोगों को देती है। 169 नंबर है, 179 नंबर कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? कृषि के लिए पुनर्वित्त। पुनर्वित्त का मतलब क्या होता है? इस बैंक ने किसी और को वित्त दिया और उस बैंक ने सामान्य लोगों को वित्त दिया, पैसा दिया, तो उसी को पुनर्वित्त के लिए बैंक कहा जाता है। तो इसके लिए कौन सा है? तो नाबार्ड ही है, बी हो जाएगा। दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का होता है। जैसे अमेरिका का डॉलर दुर्लभ मुद्रा है, झट से भाग जाती है। वेयर नेसेसिटी इंडेक्स इस बार ही पूछा था 67वीं बीपीएससी में। और ये क्या है? तो ये भारत सरकार का ना इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसी में इसका जिक्र किया गया था, वेयर नेसेसिटी इंडेक्स की। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और वेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया है। बीएनआई
सभी राज्यों के द्वारा 18 के लिए ही बनाया गया। BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। BNI में 6 आयाम होते हैं। इसके क्या था? इसका आंसर 1 और 3 सही था। 29 जनवरी 2021 को वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक समीक्षा 2021 पेश किया गया। इसी में थाली इकोनॉमिक्स की जो बात की गई उसी का मतलब था BNI। इस आर्थिक समीक्षा में ग्रामीण, शहरी, अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक, इसी को BNI कहा गया है, की रूपरेखा तैयार की गई। BNI 5 आयाम जैसे जल, स्वच्छता, आवास, माइक्रो पर्यावरण, अन्य सुविधाओं पर 26 संकेतकों का मूल्यांकन करता है। BNI को भारत में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवासीय स्थिति पर 69 और 76 में NSO से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए 2012 एवं 2018 हेतु राज्यों के लिए तैयार किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो प्रथम के दौरान ही घट गया था। और प्रथम का क्या नाम था? हेराल्ड डोमर मॉडल जो था, प्रथम तो वही था और इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। दूसरा था महालेनोबिस मॉडल जिस पर उद्योग पर जोर दिया गया था। पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ के जाना, छोड़ के बिल्कुल मत जाना, एक क्वेश्चन जरूर आता है वहाँ से। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? औद्योगिक वित्त का तो नाबार्ड जो है ये कृषि के लिए फंडिंग करता है, उद्योगों के लिए नहीं करता है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो सबका माई बाप कौन होता है? तो RBI ही होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो नाबार्ड अभी मैंने बताया, अप्रत्यक्ष रूप से ये बैंकों को ऋण देती है, बैंक फिर आपको ऋण देती है, इसलिए अप्रत्यक्ष स्रोत है ये। वैसे ई दिया है यहाँ पर आंसर, क्यों दिया है ई आगे मैं पढ़ देता हूँ। विकल्प का सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत हैं। कैसे भाई? हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिकों को कोई प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंक आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराते हैं। अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे, लघु तथा बड़े उद्यम को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती है। मेरे हिसाब से इसका आंसर नाबार्ड होना चाहिए था, वैसे इसका आंसर ई दिया है। भारत नोट निर्गम प्रणाली आधारित है किस पर? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। मतलब 200 करोड़ 400 करोड़ के आसपास का जब तक गोल्ड रिजर्व और विदेशी मुद्रा नहीं होगा RBI के पास, RBI क्या करेगी? पैसा नहीं छापेगी। वही है, देखो 200 करोड़ रुपए के बराबर की निश्चित की गई है। 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए RBI के पास और बाकी जितने 85 करोड़ बचे उसके करेंसी होनी चाहिए विदेशी मुद्रा में। हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उस समय क्वेश्चन है, हमें नहीं पढ़ना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की तो एग्जिम बैंकों के द्वारा। एग्जिम बैंक को क्या कहा जाता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक कहा जाता है। 1 जनवरी 1982 की इसकी शुरुआत हुई थी एग्जिम बैंक की, जरूर याद रखना। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इसका पूर्ण रूप है। और 2019 का BPSC क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। 190 नंबर पर पहुँच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, इतना सारा पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है बंधुओं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? आपको पता है कब की गई है इसकी स्थापना? 1982 के आसपास की गई है। तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो छठी चल रही थी, 80 से 85 वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा C। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? देखो मिलेनियम विकास SDG कब से चल रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये 2015 से 2030 के लिए चल रहा है। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ही चल रहा था, गोल। तो 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर इसमें शामिल नहीं किया गया था मिलेनियम वाले में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पेश किया गया था 2000 ईस्वी में इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको SDG से क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साप्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। 7 दिसंबर 1995 को अस्तित्व में आया था दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता। 193 है कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है किससे? तो संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी डॉलर से भी, ब्रिटिश पाउंड से भी, कुछ चयनित मुद्राओं से भी, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा उपयुक्त सारे से। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? और ऊपर वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना क्योंकि अभी मुद्रा की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रही है, इसलिए पूछ सकता है आपसे। एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1989 की इसकी स्थापना हुई थी। न्यूजीलैंड से कनाडा तक के विस्तृत एपेक के विश्व की बड़ी विस्तारोन्मुखी अर्थव्यवस्था वाले 21 राष्ट्रों का सदस्य है और भारत इसका सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? तो साप्टा 7 दिसंबर 1995 को शुरू किया गया था। बहुत सारे लोग होंगे जिनके जन्म से पहले। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है?
तो सार्क का सदस्य इसमें से इस देखो यहाँ पढ़ देता हूँ। 1985 इसको गठित किया गया था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश ये सब इसके सदस्य हैं। और इनमें से चीन भी नहीं है सदस्य, मालदीव भी नहीं है, मालदीव तो है, चीन नहीं है। इसका आंसर ए होना चाहिए था। अफगानिस्तान 13वें शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र ने हिस्सा लिया, अतः वर्तमान में सार्क के सदस्यों को संग 8 हो गई है, जबकि चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। देखो चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। बस यही था और कुछ नहीं। सार्क और सब ये सब इरिलेवेंट हो गया है, कभी नहीं पूछेगा अब से। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान नहीं है। भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इस क्वेश्चन से पहले एक बार ऊपर वाले को मैं करेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना कि कौन सा इसका सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान इसका सदस्य है। ऊपर मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं था पूरा। सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इस संगठन का सदस्य बनने का निर्णय सदस्य राष्ट्रों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। अफगानिस्तान 2007 से नई दिल्ली में आयोजित सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र के रूप में हिस्सा लिया था। वर्तमान में सार्क सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है। चीन और म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, अतः ए और बी दोनों ही सही होगा। सदस्य कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। ओके, ध्यान रखना है इसको। अगला है कि भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रत्न और आभूषण का 17% योगदान है। देखो निर्यात आयात के जो डेटा होते हैं ये हर साल बदलते रहते हैं, तो इसका पूरा मैं एक्सप्लेनेशन ही पढ़ देता हूँ। बाकी स्टेटमेंट और क्या दिया हुआ है कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53% और उसके आयात में 40% हिस्सा रखते हैं। लैटिन अमेरिका, उपसहारी अफ्रीका और मध्य पूर्व के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार प्रस्तुत करते हैं। विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी 2% से कुछ अधिक है। यहाँ पर नवीन डेटा से दिया हुआ पढ़ देता हूँ। भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का योगदान 4-5 में 12% था, रत्न का 16.5% था। नया वाला डेटा नहीं दिया है पूरा ऊपर से नीचे कहीं, इसलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते। देखो सब जगह 4-5 का ही डेटा दिया हुआ है, हमारे किसी काम का नहीं है। भारत के निर्यात में भी मैं बता दूं टॉप पर कौन सा चल रहा है। इंजीनियरिंग गुड्स जो होते हैं है ना, अभियांत्रिकी के सामान, वो टॉप पर चलते हैं। भारत उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। पेट्रोलियम का भी भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। पेट्रोलियम शोधन करके जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी आ जाता है तीसरे नंबर पर, फिर कॉटन आ जाता है, फिर फिशरीज और कृषि आइटम भी आ जाते हैं। 199 पहुँच गए हम लोग कि वर्ष 2001 से 2002 तक, वर्ष 2002-03 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को मनन कीजिए। हमें मनन करना ही नहीं है क्योंकि उस समय क्वेश्चन है ये, हमें मनन नहीं करना। हमारे काम की चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि 21-22 के अनुसार भारत से कुल कृषि निर्यात में सामुद्रिक उत्पाद का हिस्सा, समुद्र से जो हम कृषि निर्यात के लिए उत्पाद लेते हैं उसका 2% है और 2021-22 में 1.9% है। बस इसी को हमें याद रखना है और कुछ नहीं। ऊपर वाला क्वेश्चन इरेलेवेंट है। 19-20 में निम्न से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश रहा? हमें इसको नहीं पढ़ना है। अभी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है USA, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर कौन सा देश है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। इन तीनों का ही नाम रखना है। पहले नंबर पर USA है, अमेरिका है पहले नंबर पर, और अमेरिका के साथ हमारा व्यापार सरप्लस में रहता है। 2017 मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो इसका आंसर दिया है 3%। भारत बहुत बड़ा मांस का एक्सपोर्टर है, इसको जरूर याद रखना। अभी दुनिया में 2.5% के करीब में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने 2021 के बजट में एक नई योजना निर्वीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो निर्यात के लिए इस योजना को घोषित किया गया था, निर्वीक योजना को। अगला क्वेश्चन है 203 नंबर पर चलते हैं। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है क्या? चालू खाता की पूर्ण विनिमयता को ग्रहण किया है। चालू खाता की पूर्ण विनिमयता को, सी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उस समय क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 18-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है कितना है? 18-19 की बात कर रहा है, हमें इसको नहीं याद रखना। हमें सबसे लेटेस्ट वाला 2022 को याद कर लेना है। 13 मई 2022 को भारत का विदेशी मुद्रा इतना था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। 5,95,954 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। निम्न से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो ADB, एशिया डेवलपमेंट, विश्व बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी तीनों ही विश्व बैंक के समूह के अंतर्गत ही आते हैं। विश्व बैंक समूह का क्या नाम है? IBRD नाम है एक्चुअली में। उसके अंदर एक वर्ल्ड बैंक नाम की संस्था होती है।
इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसके अंदर ये देखो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, IDA है और IFC है, ICSID है, मीगा है। ये पूछा था मीगा उत्तराखंड PCS में भी कुछ दिन पहले ही। और ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966 में एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी। WTO अस्तित्व में कब आया है? तो 1995 में आया है। उससे पहले गैट के नाम से जाना जाता था। उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद स्थापना हुआ है इसका 1995। 2007 है कि किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 1991 इसमें बहुत ही बड़ी विपत्ति आई थी, 2 बार अवमूल्यन करना पड़ा था हमें पैसे का। 208 है भारत के लिए किस देश की सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो जापान से सबसे ज़्यादा द्विपक्षीय सहायता आती थी उस समय। ओके। और अगला है कि पहली योजना प्रारंभ होती, चौथी योजना का अंत तक अमेरिका का हिस्सा 45%, कुल विदेशी सहायता में सर्वाधिक था। वर्तमान में भारतीय विदेशी सहायता लेने की तुलना में देता है। भारत अब विदेशी सहायता लेता नहीं बल्कि देता है। अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था। 210 नंबर पर चलते हैं। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो 1991 में ही किया गया। तो उसके बाद से हमें ऐसी कोई आर्थिक संकट की सामना नहीं करना पड़ा है। 211 क्या है? वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो अभी USA ही है और इसमें भी USA ही होगा। ओके, अगले पर चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है? 2020-21 के हिसाब से आयात और निर्यात का हिस्सा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं? तो 7 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हैं भारत में। 1995 तक भारत में कांडला, मुंबई, नोएडा, फाल्टा, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम कुल मिलाकर 7 थे। 1 नवंबर 2000 ईस्वी से कांडला, मुंबई, कोचीन, सूरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को सेज के अंदर में परिवर्तित कर दिया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको कहा जाता है उसमें परिवर्तित कर दिया गया। निम्नलिखित में से PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? तो यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। इसका आंसर दिया है C, केवल 1, यानी कि इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। पीपुल इंडियन ओरिजिन करके जो होता है, पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनकी बात कर रहा है। PIO और कार्ड धारक जो होते हैं उनकी बात कर रहा है। क्या होते हैं? एक बार फिर से इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से हैं जो विदेश में रहते हैं और वहीं पर अपना आवास रखते हैं, लेकिन उनका कोई ओरिजिन था भारत में, है ना। 213 का C आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये भारत में कहीं भी अधिकार है इनको संपत्ति वगैरह खरीदने का, PIO कार्ड धारक को। 214 है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को भारत के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 215 पर चलते हैं। 250 तक जाना है हमें, 255 तक जरूर आज अंत तक करेंगे। और इस सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लोग इसको छोड़ के जाते हैं इसलिए फिर उनका स्कोर लटक जाता है। पंचवर्षीय योजना कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधि 1966 से 71 ये सत्य नहीं है। चतुर्थ योजना की अवधि 1969 से 74 तक है। 66 के आसपास तो योजना ब्रेक ले लिया था हमने, क्योंकि 65 तक हम 2 युद्ध लड़ चुके थे। योजना आयोग है क्या है? एक परामर्शदात्री संस्था है, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में गठन हो गया था। योजना आयोग क्या है? एक तो इसका आंसर हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर होता है। हमारे यहाँ समाजवादी और पूंजीवादी दोनों लक्षण पाए जाते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है किसको? तो उस समय आया होगा ये रोजगार को बढ़ाने को प्राथमिकता देता था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में आया था। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है कौन? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता था, यही पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता था। ये उस समय की बात है, अब तो सब कुछ नीति आयोग करता है और पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म कर दिया गया है। 15 वर्षीय और 10 वर्षीय प्लान आता है। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 92 से 97 थी अवधि। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर पर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हमें नहीं याद रखना है, वैसे 5.6% तक बढ़ाया गया था। भारत में योजना अवकाश कब रहा है? तो 1966 से 69 तक योजना अवकाश रहा है, मतलब उस अवधि में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? तो 97 से 2000 ईस्वी है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अविकासीय व्यय में कितना है? तो इसको नहीं पढ़ना है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला नियोजन पदाधिकारी ही होता है। VVI क्वेश्चन आज पूछ लेगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। जिला नियोजन विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला नियोजन पदाधिकारी ही होता है।
आर्थिक नियोजन विषय है किसका, तो समवर्ती सूची का है। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहा है। समवर्ती सूची राज्य भी इस पर कानून बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकता है। 230 से हो गया, 231 पर चलते हैं हम लोग जल्दी से। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, अभी मैंने बताया था पीसी महालनोबिस ने, और इसमें उद्योग धंधों को प्रधानता दिया गया था। जो बड़े बड़े आप सरकारी कंपनियों देखते हो उन्हीं की स्थापना की गई थी इस समय। पहली जो थी उसमें कृषि को प्रधानता दी गई थी हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर। 10वीं योजना की अवधि क्या थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2000 से 2007 तक। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो 1921 का वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। 1921 से पहले भारत की जनसंख्या कम हो गई थी 10 साल में, है ना। बहुत सारी जो आई थी बीमारी, स्पेनिश फ्लू सब के वगैरह कम हो गई थी। भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में जाना जाता है, तो 1921 को जाना जाता है। 1921 को VBI है, जरूर याद रखना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। पिछले 47 मिनट से हम लोग पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ मैं। भारत की ग्रामीण आबादी के कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है, तो 94% है, यहाँ पर लिखा हुआ 94%। वर्ष 2000 से 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था, तो उड़ीसा साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था। और अभी यहाँ पर अगर मैं पढ़ दूँ तो उपयुक्त विकल्पों में से महाराष्ट्र 76%, गुजरात 69%, और देखो ये उस समय का है, अभी तो हमें बिहार में 71% के आसपास है। बिहार में 61% साक्षरता है, जो देश में न्यूनतम है अभी। प्रश्न विकल्पगत राज्यों में उड़ीसा की साक्षरता दर 72.9% है, अभी भी राष्ट्रीय औसत से बहुत थोड़ा ही कम है इसका, उड़ीसा का, क्योंकि बिहार का 61.8% ही है। 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है। कितना है, 73% है अपने देश की साक्षरता दर। बिहार का कितना है, 61.8% है। उड़ीसा कितना है, 72.9% ही है। तो 0.1% का मात्र उड़ीसा में डिफरेंस है। बहुत ही ज़्यादा सुधार किया उड़ीसा ने, जबकि हम नहीं कर पाए, हम बिहार पिछड़ गए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है इनमें से। 2001 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी के आंकड़े निम्नलिखित हैं, इधर हैं, देख लेते हैं हम लोग। सबसे टॉप नंबर पर कौन आता है, महाराष्ट्र 45%, उत्तर प्रदेश 22%, तमिलनाडु 48%, केरल 47%। देश के नगरीकरण 31.1% है, जबकि न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश 10%, बिहार 11% और असम 14% है। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है, जरूर इसको ध्यान रखना। बिहार दूसरे नंबर पर आता है न्यूनतम नगरीकरण में, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण है। पहाड़ी राज्य है तो वहाँ छोटे छोटे गाँव होते हैं, वही उसके पर्यटन का मुख्य केंद्र है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, कितना परसेंट, तो 33% अनिवार्य है। 1988 के वन नीति के अनुसार ये बनाया गया है 33% का। और नया वाला जो वन आवरण का वन का आंकड़ा आया है, उससे संबंधित वीडियो उपलब्ध है, उसको जरूर करके जाना। इस बार एक क्वेश्चन उससे गारंटेड आएगा तो फिर मुझे बता देना। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं, तो चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। ये उत्तराखंड के थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर है ये, बंगलौर, छोटा नागपुर, देहरादून, नागपुर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर में है पर्यावरण शोध संस्थान, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो कलकत्ता है। और यहाँ पर 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है मुंबई है, उसके बाद से दिल्ली है, फिर कोलकाता है। सबसे टॉप पर कौन हो गया है, मुंबई आ गया है। दूसरे नंबर पर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर मद्रास है, फिर बेंगलोर है, फिर हैदराबाद आता है। भारत में अर्बन जनसंख्या कुल जनसंख्या प्रतिशत के बराबर है, तो 25% के बराबर है लगभग में। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार 31% है। देखो उस समय के आंकड़े हैं, इसको भूल जाना, 31% के आसपास है अभी अर्बन जनसंख्या। शहरी जनसंख्या की बात कर रहा है, 31% के आसपास। भारत की जनसंख्या अभी कितनी है, तो क्या पूछा है, 1991 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितना, तो वो उसको छोड़ दो, अभी है 121 करोड़ के आसपास। अब तो 130 करोड़ से ज़्यादा के हो गए हैं हम लोग। ओके, कौन सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन छूट गया क्या इधर, एक मिनट। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ 244 का। इसका आंसर दिया है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि दर 17.7% था। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या के औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो कमी का रुख दिखाती है। भारत में जनसंख्या कम हो जाएगी कुछ दिनों बाद, अभी तो बढ़ेगी लेकिन कम हो जाएगी।
नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64% मात्र रह गई, ये कोई ज़्यादा नहीं होती है। 1971 से 81 के तुलना में 81 से 91 के बीच भारत जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि सीमांत रूप से घट गया है। उस समय का क्वेश्चन है, हमें क्या याद रखना है? नहीं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। अब तो हम टॉप कर जाएंगे अगले साल तक, पहले नंबर पर आ जाएंगे। 248 है कि 2018 के दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो यूएसए में सबसे ज़्यादा भारत की लोगों की आबादी है, समझ रहे हो ना। 44 लाख के करीब में भारतीय रहते हैं अमेरिका में। जनांकी में लिंग अनुपात का संदर्भ किससे है? तो प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात को जनांकी कहा जाता है। बिहार का कितना है? 918 के आसपास ही है। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो अभी इसमें से ऑप्शन में से आपको चुनना है, तो पश्चिम बंगाल में है। वैसे देश में सबसे ज़्यादा अपने बिहार में रहते हैं, 1106 लोग रहते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल चौथा सबसे सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। 1991 जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर कितनी थी? हमें बिल्कुल याद नहीं रखना, इसमें अगर नवीन आंकड़ा दिया होगा तो हम उसको पढ़ लेंगे, नहीं दिया है। 2019 के हिसाब से भारत की जन्म दर 19.7% है, जबकि बिहार की कितनी है? 25.8%, बहुत ज़्यादा है। 253 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत के रूप में दर्ज किया गया है? 65वीं यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस धार्मिक समूह में है? तो जैन लोगों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, 95% से ज़्यादा का इनमें साक्षरता का रेट है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो अपने राज्य की न्यूनतम है, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, बिहार की। और आज का आखिरी क्वेश्चन है 255 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? प्रतिशत के हिसाब से तो मिजोरम में सबसे अधिक आदिवासी लोग रहते हैं, 94% हैं मिजोरम में, जबकि लक्षद्वीप में 94.8% है। केंद्र शासित पूछता तो लक्षद्वीप मारते। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। 53 मिनट का वीडियो था और आज आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन कंप्लीट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन सभी लोगों को। बार बार इसको पढ़ के जाना, 1 महीना पहले, अभी 1 महीना ज़्यादा एग्जाम का कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास है 1 महीना में आप कितना स्कोर पढ़ पाते हो, कितना नहीं कर पाते। ओके, थैंक यू सो मच।